हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को पढ़ना है कि विशेष श्रेणी का दर्जा होता क्या है। चलिए बढ़ते हैं हम इस तरफ आगे। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कि ये विशेष श्रेणी का दर्जा आखिर चर्चा में क्यों है। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे कि विशेष श्रेणी का दर्जा क्या है। उसके बाद से 14वें वित्त आयोग की सिफारिश है कि 14वें वित्त आयोग ने इस विषय संबंधित अपनी कौन कौन सी सिफारिशें दी हैं। उसके बाद से हम लोग देखेंगे इस स्थिति के लाभ कि किसी भी राज्य को ये दर्जे दे देने से उस राज्य को कौन कौन से लाभ होते हैं, उन्हें देखना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है ये विषय। तो हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि अब केंद्र सरकार किसी भी राज्य के लिए विशेष दर्जे की मांग पर विचार नहीं करेगी। आइए इस वाक्य को हम लोग समझते हैं। चलिए इस विषय को हम समझते हैं कि किसी भी राज्य के लिए विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है। तो अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा कि जो केंद्रीय मंत्री हैं, कौन केंद्रीय मंत्री जो हैं, केंद्रीय मंत्री ने ये घोषणा कर दिया है कि किसी भी राज्य, भारत के गुजरात हो गया, राजस्थान, कोई भी राज्य, भारत के किसी भी राज्य के लिए जो विशेष श्रेणी का दर्जा है, भारत के किसी भी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। किसने घोषणा किया है? केंद्रीय मंत्री ने यह घोषणा कर दिया है अभी हाल ही में कि किसी भी राज्य को, भारत के किसी भी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। उसके बाद से देखिए, दरअसल 14वें वित्त आयोग ने कहा है कि किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। 14वें वित्त आयोग ने। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इस 14वें वित्त आयोग के बारे में। देखिए यही है हमारी वित्त भवन। इसी में जो होते हैं मंत्री, जो होती हैं वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं अभी कौन है? अभी हैं YV रेड्डी। 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे YV रेड्डी। इन्होंने घोषणा कर दिया कि भारत के किसी भी राज्य को, चलिए आइए इसे समझते हैं हम लोग। इन्होंने जो 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे, कौन? YV रेड्डी। YV रेड्डी इन्होंने घोषणा कर दिया कि भारत के किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। आखिर हर बार देख रहे हैं हम विशेष श्रेणी का दर्जा, विशेष श्रेणी का दर्जा की बात आ रही है। आखिर ये विशेष श्रेणी की दर्जा होती क्या है? आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए हम लोग देखते हैं कि विशेष श्रेणी का दर्जा क्या है। यह भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक नुकसान का सामना करने वाले राज्यों को सहायता देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किया गया एक वर्गीकरण है।
भारतीय संविधान इसके लिए प्रावधान नहीं करता है। यह वर्गीकरण 5वें वित्त आयोग के सिफारिशों पर दिया गया था। आइए इस वाक्य को हम लोग समझते हैं। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा कि जो विशेष श्रेणी का दर्जा है, जो विशेष श्रेणी का दर्जा है, ये किसी भी राज्य को लेकर के, भारत के किसी भी राज्य के लिए, कोई भी ऐसा राज्य जो भौगोलिक सामाजिक एवं आर्थिक, भारत का कोई भी राज्य अगर उस कोई भी राज्य जो भौगोलिक सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा हो, जिनके पास आर्थिक अभाव हो, जिनके पास सामाजिक समस्याएं हो, ऐसे राज्य को जो वित्त आयोग होती है, वित्त आयोग, ये उन राज्यों को जो भौगोलिक सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनको विशेष श्रेणी का दर्जा देती है। ये इस दर्जे की शुरुआत 5वें वित्त आयोग के सिफारिश पर, ये जो दर्जा है ये 5वें वित्त आयोग के सिफारिश पर सभी राज्यों को, भारत के सभी राज्यों को दिया गया था। सभी राज्यों को नहीं, वैसे राज्य जो भौगोलिक सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं को झेल रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं, इन समस्याओं के समाधान हेतु उनकी सहायता के लिए जो वित्त आयोग है ये उनको विशेष श्रेणी का दर्जा देती है। आइए और जानते हैं इस विशेष श्रेणी के दर्जे के बारे में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। उसके बाद 1969 में पहली बार जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को यह दर्जा दिया गया था। असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना सहित 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया था। देखिए, इसे कहने का मतलब है कि 1969 में, पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये वे राज्य हैं जिनको विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त है। देखिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, ये हो गए नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सभी राज्य, सभी पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों को जो है विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया था। कब? 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में पहली बार जो 3 राज्य थे, कौन कौन? जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड, इन तीनों राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा पहली बार दिया गया था। आइए इसे और विस्तार से समझते हैं। बात है 1969 ईस्वी की। 1969 ईस्वी में
सरकार ने देखा कि भारत के बहुत ऐसे राज्य हैं, जैसे पूर्वोत्तर राज्य जो हो गए, उत्तरी राज्य के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, या जितने भी इधर के पूर्वोत्तर राज्य थे, पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, इन सभी राज्यों को 1969 ईस्वी में वित्त आयोग ने विशेष श्रेणी का दर्जा दिया था। विशेष श्रेणी के जो वित्त आयोग हैं, उनके सिफारिशों पर इन सभी राज्यों को, जिन राज्यों को समस्याएं थी, आर्थिक, सामाजिक या भौगोलिक जो समस्याएं थी, उनके सहायता के लिए, उन राज्यों की सहायता करने के लिए वित्त आयोग ने सिफारिश दिया था कि इन सभी राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाए। 1969 से इसकी शुरुआत हुई। 1969 में पहली बार 3 राज्यों को, कौन कौन राज्य? पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा था नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश नहीं, असम। इन तीनों राज्यों को 1969 ईस्वी में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश, 1969 ईस्वी में इनको जम्मू कश्मीर, नागालैंड और असम को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही है वे राज्य जिनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त। चलिए आइए आगे देखते हैं। ये हमारे वित्त भवन, जिसमें कुछ लोग समूह बैठे होते हैं, समूह में उनके एक अध्यक्ष होते हैं और ये बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, उनको घोषित करते हैं देश के विकास के लिए। चलिए आइए आगे देखते हैं हम लोग कुछ 14वें वित्त आयोग के सिफारिश के बारे में। कि 14वें वित्त आयोग ने इस विशेष श्रेणी के दर्जे से संबंधित कौन कौन सी सिफारिशें दी थी। तो आइए देखते हैं 14वें वित्त आयोग के बारे में। 14वें वित्त आयोग ने पूर्वोत्तर और 3 पहाड़ी राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा समाप्त कर दिया है। इसने ऐसे राज्यों के अंतर संसाधन को कर हस्तांतरण के माध्यम से 32% से बढ़ाकर 42% करने का सुझाव दिया है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से पहले जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। आइए इसको हम समझते हैं विस्तार से। चौदहवें वित्त आयोग। चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिश। चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिश है। 14वें वित्त आयोग ने, ये हो गया हमारा वित्त भवन, इसमें बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग और उनके एक अध्यक्ष हैं। ये हैं 14वें वित्त आयोग। ये आयोग हो रहे हैं, समूह हो रहे हैं, इसमें बहुत सारी योजनाएं बनाए जा रहे हैं। इसके अध्यक्ष जो थे 14वें वित्त आयोग के, वे थे YV रेड्डी। इन लोगों ने आपस में समझौता कर ये सिफारिशें दी, इस आयोग ने सिफारिशें दी कि भारत के जितने भी राज्य हैं,
भारत के जितने भी राज्य हैं सिर्फ पूर्वोत्तर राज्य और 3 पहाड़ी क्षेत्र, 3 पहाड़ी राज्य जैसे हो गए सिक्किम, जम्मू उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये जितने भी पहाड़ी राज्य हैं और पूर्वोत्तर राज्य, इन सभी राज्यों को छोड़ करके बाकी जितने भी भारत के राज्य हैं उनको विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। उनके लिए विशेष श्रेणी का दर्जा समाप्त कर दिया गया। जितने भी राज्य हैं पूर्वोत्तर राज्य और 3 पहाड़ी राज्यों को छोड़ करके जितने भी भारत के राज्य हैं उनके लिए विशेष श्रेणी का दर्जा समाप्त कर दिया गया था। उदाहरण के लिए देखा जाए तो जो 370 अनुच्छेद 370 के तहत क्या हुआ था कि जो जम्मू कश्मीर था, जो जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर का मानचित्र बनाकर देखते हैं। देखिए ये रहा हमारा जम्मू कश्मीर। तो क्या हुआ था कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया था, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था इनको। लेकिन क्या हुआ कि 2019 में धारा 370 को, अनुच्छेद 370 को ख़त्म कर दिया गया। इसके ख़त्म होते ही जो जम्मू कश्मीर के पास विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त था वो समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया। इसलिए उदाहरण दिया गया है कि विशेष श्रेणी का दर्जा होता है, जैसे 370 के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिला था, लेकिन 370 के निरस्त होते ही, ख़त्म होते ही जम्मू कश्मीर के पास जो विशेष श्रेणी का दर्जा था वो भी समाप्त हो गया। चलिए और भी देखते हैं विशेष 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के बारे में। और भी देखते हैं 14वें वित्त आयोग ने अपने सिफारिश के हिसाब से, अपनी सिफारिश में कहा था जो विशेष श्रेणी जिस भी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा तभी मिलेगा जब उनके लिए, किसी भी राज्य को अगर विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त करना है, उनके लिए एक पैरामीटर्स तैयार किया था 14वें वित्त आयोग ने। पैरामीटर्स इस प्रकार है, देखिए, जैसे उस राज्य में पहाड़ी इलाका होने चाहिए, अगर खूब ज़्यादा पहाड़ी इलाका है तभी उस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। उसके बाद कम जनसंख्या घनत्व या जनजातीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा भी होना चाहिए उस राज्य में, तभी जाकर उस राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त होगा। उसके बाद जो है आर्थिक और आधारभूत संरचना का पिछड़ापन भी होना चाहिए। इसके साथ साथ राज्य के जो वित्त की अव्यवहार्य प्रकृति होनी चाहिए। चलिए समझते हैं इससे विस्तार से। देखिए जो 14वें वित्त आयोग थी, चौदहवें वित्त आयोग, इसने क्या किया कि सिफारिश दी थी, अपनी सिफारिश दी थी। 14वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिश दी थी। इस सिफारिश में इस सिफारिश में 14वें वित्त आयोग ने भारत के अगर किसी भी राज्य को
विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त करना है, किसी भी राज्य को अगर विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त करना है विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त करना है तो उसके लिए जो 14वें वित्त आयोग है इसने अपनी सिफारिश में इन सभी राज्यों के लिए जिनको विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त करना है उनके लिए एक पैरामीटर्स तैयार किया था। पैरामीटर्स कहने का मतलब शर्तें, कुछ ऐसी शर्तें थी जिनकी उपस्थिति होना अनिवार्य है, तभी उस राज्यों में उनकी उपस्थिति होना अनिवार्य है, तभी जाकर उस राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त होगा। जैसे पैरामीटर्स में पहली बात क्या थी कि उस राज्य में पहाड़ी इलाका होना चाहिए, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी भी राज्य में भौगोलिक, सामाजिक या आर्थिक समस्याएं हैं तो उन राज्यों की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाएगा। ऐसे में पहली बार जो पैरामीटर्स हुए हैं पहाड़ी इलाका रहेंगी तो उन राज्यों की जो भौगोलिक स्थिति है वो भी खराब रहेंगी, और भौगोलिक स्थिति खराब होने के कारण इसके समाधान के लिए सरकार जो है, वित्त आयोग जो है, उस राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देगी। दूसरी है कम जनसंख्या घनत्व। कम जनसंख्या घनत्व या जनजातीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा। कहने का मतलब कम जनसंख्या घनत्व या जनजातीय जनसंख्या का हिस्सा कि किसी भी राज्य में वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व अगर कम हो, यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल, यानी कि किसी भी राज्य में कम जनसंख्या घनत्व हो, या फिर वहाँ पे जो जनजातीय जनसंख्या है, जनजातीय वही होती है जो जंगलों में रहते हैं जैसे, तो वहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम हो उस राज्य में, या फिर वहाँ पे जनजातीय जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा हो, तो उस राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जा सकता है। तो हम लोगों ने दो देख लिया, पहला क्या, पहाड़ी इलाका होनी चाहिए उस राज्य में, दूसरा कम जनसंख्या घनत्व या फिर जनजातीय जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा होना चाहिए, तीसरा है आर्थिक और आधारभूत संरचना का अभाव। आर्थिक और आधारभूत संरचना का अभाव। आर्थिक और आधारभूत संरचना का अभाव कहने का मतलब किसी भी राज्य के पास अगर आर्थिक अभाव है, अर्थ का अभाव है, वहाँ उस राज्य के पास पैसे की कमी है, या फिर वहाँ पे आधारभूत संरचना का तात्पर्य जैसे परिवहन, अस्पताल, बैंकिंग, ये सब जितने भी इत्यादि, ये सब जितने भी हैं ये सब राज्य की आधारभूत संरचना है। अगर किसी भी राज्य में इन सब का भी अभाव है, अगर इन सब की अनुपस्थिति है, उपलब्धता में अगर अभाव है, कमी है, तो उस राज्य को भी विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जा सकता है। ऐसा जो 14वें वित्त आयोग है इसने अपनी सिफारिश में ऐसा कहा था, पैरामीटर्स तैयार किया था उस राज्य के लिए। अगला है, बस यही 3 ऐसी पैरामीटर्स हैं जिनकी उपलब्धता अनिवार्य है, तभी जाकर उस राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हम लोगों ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को समझ लिया कि 14वें वित्त आयोग ने इस दर्जे से संबंधित कौन कौन से अपनी सिफारिशें दी थी। अब हम लोग को देखना है कि किसी भी राज्य को अगर ये दर्जा प्राप्त हो जाता है तो उन राज्यों को कौन कौन से लाभ होंगे, यानी इस दर्जे के लाभ को हम लोग को देखना है। अगर ये दर्जे किसी राज्य को प्राप्त हो जाते हैं तो उन राज्यों को उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, आयकर और कॉर्पोरेट कर में रियायतें प्रदान की जाती है, छूट दी जाती है। अगला है
केंद्र के सकल बजट का 30% विशेष श्रेणी के राज्यों को जाता है। चलिए इसे समझते हैं विस्तार से। देखिए, कहने का मतलब है कि किसी भी राज्य को, भारत के किसी भी राज्य को अगर विशेष दर्जा प्राप्त हो जाता है, किसी भी राज्य को अगर विशेष दर्जा प्राप्त हो जाता है तो उस राज्य को सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा आयकर और कॉर्पोरेट कर कॉर्पोरेट कर में छूट प्रदान की जाती है, सब्सिडी दी जाती है इनको। जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है उन राज्यों को सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर और कॉर्पोरेट कर में सरकारें उनको छूट देती हैं। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि जो राज्य है, जो देश का जो सकल बजट होता है, सकल बजट का 30% जो है वो इन्हीं राज्यों को जाता है, इन्हीं राज्यों के लिए खर्च की जाती है। जो सकल बजट है इन्हीं राज्यों को जाता है, सकल बजट का 30%। और भी इनके लाभ हैं, देखते हैं इसे हम लोग प्रोजेक्टर के माध्यम से। देखिए और कौन कौन से लाभ हैं। अन्य राज्यों के मामले में केंद्र प्रायोजित योजना में 60% से, मिटा देते हैं इसे, दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखिए आगे क्या है कि अन्य राज्यों के मामले में केंद्र प्रायोजित योजना में 60% या 75% की तुलना में केंद्र विशेष श्रेणी का दर्जा देने वाले राज्यों को आवश्यक धनराशि का 90% भुगतान करता है। आगे है, जबकि शेष धनराशि राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाती है। एक वित्तीय वर्ष में बचा हुआ धन व्यवगत नहीं होता है और इसे आगे बढ़ाया जाता है। चलिए इसके अन्य लाभ को भी समझते हैं विस्तार से। ये कहने का मतलब है कि सरकार जो है, सरकार सभी राज्यों की जो धनराशि होती है, सभी राज्यों के लिए जिन्हें विशेष दर्जा नहीं प्राप्त है, जिन राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है, उनके लिए जो सरकार होती है, जो केंद्र सरकार होती है, उनके लिए 60% से 70% तक धनराशि का भुगतान करती है केंद्र सरकार। जिन राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है उनके लिए 60 से 70%, मात्र 60 से 70% ही धनराशि का भुगतान करती है। जबकि जिन राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, इन राज्यों के 90% धनराशि का भुगतान करती है केंद्र सरकार। कहने का मतलब कि जिन राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है उनके लिए जो केंद्र सरकार है 60% से 70% जो धनराशि होती है उनका भुगतान करती है। जबकि जिन राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है उनके लिए 90% धनराशि का भुगतान करती है। बाकी के से जो 10% रहेगा धनराशि, उनके लिए जो होती है राज्य सरकार अपना प्रदान करती है, भुगतान करती है। राज्य सरकार जो है उनका भुगतान करती है। तो ये थे इन विशेष राज्य के दर्जा के देने से राज्यों को कौन कौन से लाभ होते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया। पहला हम लोगों ने क्या देखा, जरा इनका सारांश जान लेते हैं।
तो हम लोगों ने क्या देखा, पहले तो हम लोगों ने देखा कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। हम लोगों ने देखा इस विशेष राज्य के दर्जा के बारे में, विशेष राज्य के दर्जे के बारे में। हम लोगों ने देखा विशेष राज्य के दर्जे के बारे में। उसके बाद से हम लोगों ने देखा 14वें वित्त आयोग के सिफारिश के बारे में कि 14वें वित्त आयोग ने ये जो है विशेष राज्य के दर्जे से संबंधित जो अपनी सिफारिशें दी थी वो कौन कौन सी थी। तो 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को हम लोगों ने देखा। चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को देखा। उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि 14वें देखा सिफारिश। उसके इस सिफारिश में हम लोगों ने क्या देखा कि जो 14वें वित्त आयोग है वो सभी राज्यों के लिए, ऐसे राज्य सभी राज्यों के लिए जो है विशेष राज्य का दर्जा नहीं देगी, उसकी मांग नहीं करेगी, सबके लिए समाप्त कर दिया गया है। बस पूर्वोत्तर राज्य और 3 पहाड़ी राज्यों को छोड़ करके भारत के किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। साथ ही 14वें वित्त आयोग ने यह भी घोषणा किया था, इसने एक पैरामीटर भी तैयार किया था। पैरामीटर्स में बताया था कि किसी भी राज्य को अगर विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करना है तो उनके लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, क्या क्या उनके पास उपस्थिति होनी चाहिए, तभी किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। और उसके बाद से हम लोगों ने देखा इस स्थिति से क्या क्या लाभ होते हैं। इस स्थिति से क्या क्या लाभ होते हैं। इस स्थिति में लाभ में हम लोगों ने देखा कि जो सरकार होती है अन्य राज्यों की तुलना में सभी राज्यों के लिए जो है 60 से 70% धनराशि का भुगतान करती है। तो जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है उनके लिए 90% धनराशि का भुगतान करती है और बाकी की जो 10% है वो राज्य सरकार भुगतान करती है। और हम लोगों ने इससे फ़ायदा देखा कि जो जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है उन राज्यों को सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर, कॉर्पोरेट कर में काफ़ी छूट भी दी जाती है, रियायतें दी जाती हैं। और हम लोगों ने इसके अतिरिक्त हम लोगों ने देखा कि जो देश के सकल बजट होते हैं उसका 30% हिस्सा विशेष राज्य के दर्जे जिन राज्यों को प्राप्त है उनके लिए जाता है। तो ये थी आज की टॉपिक हम लोग के लिए। और इसके आगे तो आज हम लोगों ने देख लिया कि जो विशेष राज्य का दर्जा था वो क्या होता है। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए।